नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल लेमन जीएसटी में। आज हम बात करेंगे ई इनवॉइसिंग के बारे में, जो कि जीएसटी में एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण चेंज है। ई इनवॉइस की बड़ी अमेंडमेंट आने के बाद सब लोग ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में ई इनवॉइस है क्या और आयरन है क्या। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं दो इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। पहला, आयरन, इसका मतलब है इनवॉइस रेफरेंस नंबर, जो कि 64 कैरेक्टर्स लंबा होगा और यही नंबर आपके इनवॉइस पे प्रिंट होना चाहिए, वो भी क्यूआर कोड के साथ। दूसरा, आईआरपी, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। यह आईआरएन इस इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल से ही जनरेट किया जाना चाहिए। अब जानते हैं कि एक्चुअली में ये ई इनवॉइस है क्या। पहली बात, यह कोई नया इनवॉइस नहीं है जो कि अलग से बनाना है। दूसरी बात, यह जीएसटी पोर्टल से नहीं बनाया जाएगा। आपको अपना पुराना इनवॉइस एज इट इज ही बनाना है, जिसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी। उस वीडियो का लिंक ऊपर लिंक कर रहा है। आपको अपने पुराने इनवॉइस का डेटा एक सेट फॉर्मेट में आईआरपी पोर्टल पर अपलोड करना है, जहां से डेटा थ्रू होके एक आईआरएन जनरेट होगा और एक क्यूआर कोड जनरेट होगा। ई इनवॉइस के एप्लीकेबल होने के बाद यदि कोई इनवॉइस बिना आयरन के दिया जाता है, इशू किया जाता है, तो वह इनवॉइस इनवैलिड होगा। अब जानते हैं कि ई इनवॉइस किन लोगों पर एप्लीकेबल है। जिन लोगों की टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से लेकर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 500 करोड़ से अधिक हुई थी, उनके ऊपर ई इनवॉइस 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल हो गया था। और जिन लोगों की टर्नओवर 100 करोड़ से अधिक लेकिन 500 करोड़ तक थी, उनके ऊपर यह प्रोविजन 1 जनवरी 2021 से लागू हुआ है। ध्यान रहे, टर्नओवर कैलकुलेट पैन बेसिस पे की जाएगी, ना कि एक जीएसटी नंबर के बेस पर। अब जानते हैं कि किन लोगों को ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। पहला, एसईजेड यूनिट्स। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, एनबीएफसीज, जीटीए कंपनीज और वो कंपनीज या लोग जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन सी सप्लाईज पर आईआरएन बनाना जरूरी है। पहला, अगर हम किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को कोई प्रोडक्ट या सर्विस सप्लाई करते हैं तो आईआरएन की रिक्वायरमेंट है। यदि हम कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो भी आईआरएन की रिक्वायरमेंट है। डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में भी आईआरएन का रिक्वायरमेंट है। चौथा, एसईजेड डेवलपर के ऊपर भी आयरन की रिक्वायरमेंट है। और पांचवा, अगर हम एसईजेड यूनिट को कुछ सप्लाई करते हैं तो उसमें भी आयरन की रिक्वायरमेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि पिछली स्लाइड में तो हमने कहा कि एसईजेड यूनिट पर आयरन एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन इस स्लाइड में हमने बोला कि एसईजेड डेवलपर और एसईजेड को सप्लाई करने पर आयरन एप्लीकेबल है। तो हम इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। यदि कोई पर्सन एक पूरे स्पेशल इकोनॉमिक जोन को डेवलप करता है या उसे बनाता है, तो उसे हम बोलते हैं एसईजेड डेवलपर, और इस ट्रांजैक्शन पर आयरन एप्लीकेबल है। और यदि इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई कंपनी कोई भी प्रोडक्ट सेल करती है तो उस ट्रांजैक्शन पर आयरन एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन यदि कोई ऐसी कंपनी है जो इस एरिया में नहीं है, इस एरिया से बाहर उसकी यूनिट है, और वो इस एरिया की किसी भी कंपनी को कुछ प्रोडक्ट या सर्विस सप्लाई करती है, तो उस ट्रांजैक्शन पर आयरन एप्लीकेबल है। अब हम बात करेंगे कि कौन सी सप्लाईज में आयरन बनाना जरूरी नहीं है। यदि कोई प्रोडक्ट अनरजिस्टर्ड कस्टमर को सप्लाई किया जाता है, तब आयरन बनाने की जरूरत नहीं है। नील रेटेड या एग्जम्प्ट प्रोडक्ट की सप्लाई के केस में आयरन बनाना जरूरी नहीं है। नॉन जीएसटी प्रोडक्ट की सप्लाई के केस में, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और इंपोर्ट के केस में भी आयरन बनाना जरूरी नहीं है। और यदि कोई प्रोडक्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को सप्लाई किया जाता है जिसका जीएसटी नंबर नहीं है, वहां पे भी आयरन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब कुछ जरूरी बातें। आयरन दो अलग अलग जीएसटी नंबर के बीच में ट्रांजैक्शन प्लेस होने पर एप्लीकेबल होता है। यानी कि अगर एक ही स्टेट में किसी पर्सन के दो अलग अलग जीएसटी नंबर हैं, तो एक जीएसटी नंबर से दूसरे जीएसटी नंबर पर सप्लाई करने पर आयरन एप्लीकेबल होगा। दूसरा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में सेलर आईआरपी पर उस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करेगा। तीसरा, अगर आपकी टर्नओवर 100 करोड़ से नीचे है तो भी आप
अपनी मर्जी से आयरन जनरेट नहीं कर सकते हैं। आयरन की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम आयरन बनाने से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे। तब तक के लिए यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Please read the disclaimer carefully and give us suggestions in the comment box below for improvement. If you like this video, then please share it around to help others to understand GST simply. Also, please subscribe to our channel for more updates. Thank you for watching.